प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऋण पत्रों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। आज हम देखेंगे एक कंपनी जब ऋण पत्रों को उचित रूप से उनकी राशि को बिजनेस में विनियोजित करती है और एक निर्धारित समय के पश्चात उनको वापस भुगतान करती है पूंजी, उनके द्वारा लगेगी ऋण पूंजी का, तो उसे हम शोधन कहते हैं। ऋण पत्रों का शोधन, इंग्लिश में बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन का मतलब हुआ कि पूंजी को वापस लौटाना, ऋण पत्रों की राशि को, ऋण की राशि को वापस लौटाना। यहाँ हम देखेंगे कि जब ऋण पत्र जारी किया गया तो प्रविष्टि की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो भी नाम होता है, 6% डिबेंचर्स या 8% डिबेंचर्स या 12% डिबेंचर्स, ये हमने लिया है 6% डिबेंचर्स का मतलब निर्गमन करते समय हमारे पास राशि आती है कंपनी के अंदर। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये प्रविष्टियां जो की जाएगी वो होंगी बुक्स ऑफ कंपनी, बुक्स ऑफ ए कंपनी। तो कंपनी को राशि मिलती है तो बैंक ऑन डेबिट और टू डिबेंचर्स करती है। अगर टुकड़ों मिलती है तो हमने पिछली बार देखा था कि राशि बार होगी बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिबेंचर, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट टू डिबेंचर, यानी बीच में ट्रांसफर की एंट्री की जाएगी। लेकिन जब राशि को भुगतान कर दिया जाएगा, रिडेम्पशन कर दिया, रिडीम कर दिया जाएगा, रिडीम का मतलब मुक्ति भी होता है, तो हम देखेंगे रिडेम्पशन जब किया जाता है तो इसकी रिवर्स एंट्री कर दी जाएगी। पैसा लेते समय ये, पैसा देते समय डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, जो भी इसका नाम था 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम ये समझते हैं ये लेने की एंट्री है और ये राशि लौटाने की एंट्री है। तो ये मुख्यतः दो प्रविष्टियां की जाती है लेते समय और देते समय। हम ये भी देखेंगे कि रिडेम्पशन केवल रिडीमेबल डिबेंचर्स का ही किया जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि अगर डिबेंचर्स रिडीमेबल है तो ऐसी दशा में निर्गमन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। निर्गमन के समय प्रविष्टियां क्या होंगी यदि तो अगर सम मूल्य के ऊपर रिडेम्पशन है, शोधन जो है निम्न प्रकार से किया जाता है, सम मूल्य पर किया जा सकता है या प्रीमियम पर शोधन किया जा सकता है। यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि जितनी राशि आपने ली है उतनी ही राशि अगर आप लौटाते हैं, जैसे 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 राशि 100 रुपए वापस भुगतान करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सम मूल्य पर शोधन किया जा रहा है। तो अतिरिक्त कोई भार कंपनी के ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो ये शोधन की जो प्रविष्टि हमने लिखी है वो यथावत रूप से की जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हम शोधन प्रीमियम पर कर रहे हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि 100 रुपए का अगर एक ऋण पत्र है उसके ऊपर हम यदि 5% प्रीमियम दे रहे हैं, इसका तात्पर्य हो गया कि 100 रुपए हमने लिए थे और प्रति वर्ष ब्याज चुकाने के बाद जब भुगतान किया जाएगा तो उनको 105 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यानी शोधनीय राशि जो होगी उसके अंदर हमें प्रीमियम जोड़ के भुगतान करना होगा। ऐसी दशा में ये समस्या उत्पन्न होती है कि 5 वर्ष तक या 10 वर्ष तक जो ऋण पत्र काम में आए थे और प्रीमियम की राशि जो अंतिम वर्ष में चुकाई जाएगी तो उस वर्ष के लाभ को ही क्यों उसके ऊपर भार डाला जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यदि डिबेंचर्स शोधनीय है तो प्रीमियम की राशि को 5 वर्षों में जितने भी वर्ष के लिए ऋण पत्र निर्मित किया उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाए। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि प्रविष्टि निर्गमन के समय हमें इसका प्रावधान करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, माना 1 लाख रुपए के डिबेंचर थे और इनका परसेंटेज था 6% डिबेंचर्स, इसे एंट्री हमने लिख दी है। अब हम ये देखेंगे कि 5 वर्षों बाद, मान लेते हैं 5 वर्षों बाद पुनर्भुगतान किया जा रहा है। पुनर्भुगतान करते समय डिबेंचर की एक एंट्री हमको करनी होगी और यह इनको न केवल हमें डिबेंचर्स की 1 लाख रुपए की राशि भुगतान करनी होगी बल्कि इनको 5,000 रुपए अतिरिक्त रूप से प्रीमियम के भी देने होंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये प्रीमियम अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा। यानी उस वक्त हमें 1,05,000 रुपए भुगतान करने होंगे।
तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई कि 5,000 रुपये की राशि अतिरिक्त रूप से अंतिम वर्ष में दी जाएगी। तो इस 5 रुपये की राशि का प्रावधान हमें अभी करना पड़ेगा। इसका राशि जो हम 5 साल बाद देंगे, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में हम देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी 1 लाख रुपए के बैंक के लिए 1 लाख रुपए डिबेंचर के लिए 5,000 रुपये आपको 5 साल बाद आवश्यकता होगी। तो इनका जो डिफरेंस है वो 5,000 रुपये हमको प्रथम वर्ष में ही ध्यान में रखना पड़ेगा अकाउंट्स के अंदर। ये जो राशि है इस डिबेंचर को आज निर्गमित करते समय हानि हो चुकी है, कंपनी उसको डेबिट करना पड़ेगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये राशि देने के लिए उपलब्ध खाता क्रिएट हो गया है। 5,000 की राशि आज निर्गमन के समय डाल दी गई जो कि 5 साल बाद काम आएगी। और ये जो लॉस यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से क्रिएट हुआ है 5,000 का, ये प्रतिवर्ष हर साल राइट ऑफ कर दिया जाएगा इक्वल किस्तों में। जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये का लॉस हुआ है और डिबेंचर्स 5 साल बाद शोधनी है, तो प्रतिवर्ष 1,000 रुपये के अंदर P&L अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1,000 पहले साल, इसी तरह से दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल की प्रविष्टि कर दी जाएगी। 5 सालों के अंदर P&L को डेबिट करके बराबर उसे इस लॉस को अप्लिक कर दिया जाएगा। इससे फायदा ये होगा, लेखांकन नियमों के अनुसार प्रति वर्ष जब हमने डिबेंचर यूज किए हैं, प्रति वर्ष हमें 1,000 रुपये हानि P&L पे डालनी पड़ेगी। अन्यथा 5 वर्ष के अंदर 5,000 रुपये एक साथ हमको हानि के रूप में एप्लीकेट करने पड़ते हैं, जो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से एक गलत प्रैक्टिस है। कई बार ऐसा भी होता है कि निर्गमन किया जाता है डिस्काउंट पर और शोधन किया जाता है प्रीमियम पर। ये बहुत लेखांकन दृष्टि से अलग सी स्थिति है। जब निर्गमन हो 5% पट्टे पर और शोधन हो 10% प्रीमियम पर, तो ऐसी दशा में हमें निर्गमन के समय ऋण पत्रों के शोधन को जो 5 साल बाद करेंगे, उससे पूर्व जब हम निर्गमन करेंगे, पता है 5 साल बाद हमको ये स्थिति आएगी जब इनका प्रीमियम पर शोधन करेंगे। आज जो है पहले वर्ष के अंदर जब निर्गमन किया जा रहा है तो हमें 5% पट्टे दे रहे हैं, यानी 5% घाटा हो रहा है। और 5वें साल में जब हम शोधन करेंगे तो हमें फिर अतिरिक्त रूप से 10% ज़्यादा देना पड़ेगा। ये भी लॉस है, ये भी लॉस है। तो इसकी प्रविष्टि किस तरह से की जाएगी? सबसे पहले हमें देखेंगे, ये मूल प्रविष्टि है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ये लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए का आना चाहिए। एक बार लिख देता हूँ मैं 1 लाख रुपए और टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, ये भी आ जाएगा 1 लाख। वास्तविक स्थिति में कहा गया पहले साल जब निर्गमन किया है तब बट्टा दिया गया 5%। तो हम ये करेंगे डिबेंचर 1 लाख है लेकिन बैंक हमें 1 लाख प्राप्त नहीं हो रहा है, इसमें से हमको बट्टा देना पड़ेगा 5,000 का, यानी वास्तव में हमें बैंक मिली है 95,000 की और ये 5,000 का हमको लॉस हो गया है। इसको हम लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये हम पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जब भी बट्टे पर निर्गमन किया जाता है तो बट्टे की राशि को डेबिट कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि चूंकि इसका शोधन 5 वर्षों पश्चात 10% प्रीमियम पर है, तो सेम इस तरह से प्रीमियम की व्यवस्था करनी पड़ेगी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये आपका आ जाएगा 10% के हिसाब से 1 लाख का 10 में 10,000 होता है। और अब हम ये देखेंगे यहाँ टोटल नीचे 1,10,000 हो रही है, ऊपर टोटल 1 लाख है, यानी 10,000 रुपये का लॉस जो है, जैसे आपने लिखा था इसको लिखना पड़ेगा हमको लॉस ऑन
redemption of debentures अकाउंट डेबिट। इस तरह से हम ये देखेंगे ये 1,10,000 CR 1,10,000 BR, तो ये हो जाएगा आपको 10,000 1,10,000। अब आपको राइट ऑफ करने के लिए दो प्रकार के लॉस हमको, निर्गमन के समय 5,000 का लॉस, शोधन के समय 10,000 का लॉस, कुल लॉस हुआ आपका 15,000 का। तो इन दो अलग अलग खातों को नहीं दिखा करके इस डिस्काउंट को भी लॉस में ट्रांसफर किया सकता है, या कुल मिलाकर खाली लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी आप चाहें तो 15,000 दिखा सकते हैं। वरना अप्लीकेंट के लिए प्रतिवर्ष जो राशि अप्लीकेट की जाएगी 5 वर्षों के अंदर, तो हम देखेंगे 15,000 का नुकसान हुआ है कुल मिलाकर के कंपनी को, ये लिख दिया जाएगा 15,000 रुपये डिवाइडेड बाय 5 सालों में इनको पूरा करना है। प्रतिवर्ष 3,000 रुपये का जो लॉस होगा, जैसे हमने यहाँ देखा था, तो प्रतिवर्ष हमको 3,000 रुपये की राशि को क्या करना पड़ेगा, P&L में डेबिट करना पड़ेगा। 3,000 रुपये प्रतिवर्ष जाएंगे, 3,000 यहाँ पे, 3,000 इस वर्ष में, 3,000 इस वर्ष में, और 5 वर्ष में जिस वर्ष शोधन है उसको 3,000 कुल मिला करके 15,000 रुपये की राशि जो है समान रूप से प्रतिवर्ष भार डालते हुए हम वसूल कर लेंगे। ये लॉस जो है डिबेंचर के जीवन काल में पूरी रीति से अप्लीकेट हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब हम ऋण पत्र निर्गमित करते हैं तो हमें पता करना पड़ेगा कि ऋण पत्र सममूल्य पर शोधन किया जाएंगे या ऋण पत्र प्रीमियम पर शोधन किए जाएंगे। यदि सममूल्य पर शोधन किया जाना है तो आपकी प्रविष्टि समान रूप से कोई नया प्रावधान निर्गमन के समय करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि यह तय हो जाता है कि शोधन प्रीमियम पर किया जाएगा, तो ऐसी दशा में आपको निर्गमन के समय ही उस लॉस का आकलन करना पड़ेगा जो आप शोधन के ऊपर कंपनी को जो हानि होने वाली है। हानि दो प्रकार से हो सकती है, एक तो निर्गमन के समय बट्टे पर और शोधन के समय प्रीमियम पर, क्योंकि लेते समय पैसा कम मिल रहा है, देते समय पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, तो दोनों प्रकार के नुकसान की ये महत्वपूर्ण प्रविष्टि है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि ये प्रविष्टि आप अच्छी तरह से समझ लें। तो ये बात हुई कि निर्गमन के समय शोधन किस प्रकार से प्रभावित होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि शोधन जो है, ये जो प्रविष्टि मैंने आपके सामने की है डिबेंचर टू बैंक, इसको बोलते हैं डायरेक्ट पेमेंट द्वारा। अब चाहे आप बैंक से पेमेंट कर दें, कैश दे दें या किसी भी तरह से डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा, तो ये प्रविष्टि डायरेक्ट पेमेंट से रिलेटेड है। फिर हम कन्वर्शन से देखेंगे, तो कन्वर्शन के अंदर इसी एंट्री के अंदर हम देखेंगे कि टू बैंक नहीं करके हम इसके साथ कुछ राशि बैंक में दे सकते हैं। जैसे मान लो 1,05,000 में से हमने इनको रिलेटिवली करना पड़ा। दूसरे तरीके से देख लेते हैं, अगर 6% डिबेंचर्स का दूसरा पार्ट है, तो इसको हम कन्वर्शन से अगर एंट्री होती है तो डिबेंचर से कौन डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, ये हमें कन्वर्शन होगा। या अगर कुछ आधे इक्विटी शेयर आधे प्रेफरेंस शेयर्स है तो टू प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर हम चाहते हैं, मान लो 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स का शोधन करना था, 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर देने थे, 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर देने थे, जिनकी परसेंटेज मान लीजिए 10% थी, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देंगे यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और इसके बाद में डिबेंचर को परसेंटेज बढ़ा के भी दिया सकता है कन्वर्शन के अंदर। मान लीजिए 6 की बजाय 8% डिबेंचर्स आपने इनको दे दिए, वो भी 1 लाख के थे। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 लाख के डिबेंचर यदि कैश भुगतान नहीं करके इनको अंशों या ऋण पत्र, नए ऋण पत्रों के रूप में अगर भुगतान किया जाए तो उसको कन्वर्शन द्वारा परिवर्तन बोलते हैं। फिर आने वाले समय हम देखेंगे सिंगिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। सिंगिंग फंड के अंदर एक प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि लाभ हानि खाते में से सिंगिंग फंड या रिडेम्पशन फंड में ट्रांसफर कर दी जाती है, और जो राशि ट्रांसफर की जाती है उसको व्यवसाय के बाहर विनियोजित कर दिया जाता है। और जब बाहर विनियोजित कर दिया जाता है तो हम प्रतिवर्ष ये कार्य करते रहते हैं, उस पर हमको रिटर्न भी मिलता रहता है। और जिस वर्ष 5 वर्ष पश्चात जब आपको शोधन करना होता है तो विनियोग भेज दिए जाते हैं, उसमें होने वाले लाभ या हानि को सिंगिंग फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जो राशि आपको प्राप्त होती है, तरलता जो आपको प्राप्त होती है, उसे सिंगिंग फंड की रिडेम्पशन की एंट्री कर दी जाती है। और इंश्योरेंस पॉलिसी में भी इसी तरीके से हम प्रतिवर्ष एक पॉलिसी ले लेते हैं, जितना शोधन करना है उसका प्रीमियम हम भुगतान करते रहते हैं, और 5 वर्ष बाद हमको पॉलिसी में से जो राशि मिल जाती है उसके आधार पर हम रिडेम्पशन की एंट्री ये कर देते हैं। और लास्ट में देखेंगे कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स। कभी कभी कंपनियों के पास में बड़े फंड नहीं होते, पर छोटे छोटे विनियोग आते रहते हैं। विनियोग करने के लिए साधन
या फंड्स आते रहते हैं, तो कंपनी दूसरे बाहर के प्रतिभूतियां विनियोग नहीं करके खुद के डिबेंचर खरीद के रख लेती है, ताकि उसे ऋण का भुगतान कम करना पड़े, ऋण पत्रों पर ब्याज का जो भुगतान किया था उसकी बचत हो सके। और इसमें ये सुविधा भी रहती है कि अगर मान लो अल्पकालीन आवश्यकता अगर हो गई तो अपने डिबेंचर वापस बाजार में बेचे जा सकते हैं, तो खरीदना बेचना चलता रहता है। पर जब कंपनी ये आश्वस्त हो जाती है कि अब उसको उसके डिबेंचर्स की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो फिर वो अपने ओन डिबेंचर को कैंसिल कर देती है। तो हम ये देखेंगे कि इसको भी एक अलग उदाहरण से देखेंगे कि जब वो परचेज करती है तो ओन डिबेंचर्स जो होते हैं उसके एसेट्स में पड़ रहते हैं विनियोग के रूप में, और यहाँ पे जो दायित्व के रूप में मूल रूप से 6% डिबेंचर्स थे। मान लीजिए 3 लाख के डिबेंचर पड़े हुए थे और कंपनी ने 60,000 रुपये के अपने विनियोग क्रय कर रखे थे, सम मूल्य पर परचेज कर रखे थे। तो ऐसी दशा में इनको कैंसिल अगर करना हो तो ये संपत्ति है और ये दायित्व है, इसको डेबिट कर दिया जाएगा और संपत्तियों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये डिबेंचर कैंसिल हो जाए। आने वाले समय हम देखेंगे कि एक पूरा प्रश्न जो है कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर हम करेंगे। अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं, उसको कैंसिलेशन की अगर एंट्री होगी तो 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स 60,000। इस तरह से हम ये देखेंगे कि 60,000 इधर से कम हो जाएंगे, 60,000 इधर से कम हो जाएंगे, और कंपनी के पास में 2,40,000 के डिबेंचर्स की बाकी बचे रहेंगे, जिनका शोधन आने वाले समय में किया जाएगा। तो इस तरह से हमने मोटा ओवरव्यू देखा और कुछ एंट्रीज को देखा जो महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि शोधन की लिए जो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।